ज़्यादा वक्त तो नहीं ही हुआ जब पॉडकास्टर और इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया पर भारत में मुकदमे दर्ज कराए जा रहे थे। कॉमेडियन समय रैना के इंडियाज़ गॉट टैलेंट में रणवीर ने माँ बाप और बेटे के रिश्ते को लेकर एक सवाल पूछ लिया था। सवाल का इम्पैक्ट ये था कि रणवीर से सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल पूछ डाले। उन्हीं रणवीर का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तैर रहा है। ये क्लिप ब्रिटिश पत्रकार पियर्स मॉर्गन के शो से निकाला गया है। मॉर्गन के शो में भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर चर्चा हो रही थी पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर किए जा रहे आतंकवाद पर। पैनल में भारत का पक्ष रख रहे थे रणवीर और पत्रकार बरखा दत्त। पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए पाकिस्तान से पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार और पॉडकास्टर शहजाद गियास शेख जुड़े थे। इस चर्चा में पाकिस्तानी गेस्ट घिसी पिटी दलील दोहरा रहे थे कि आतंकवाद का सबसे ज्यादा खामियाजा पाकिस्तान ने ही भुगता है। दूसरी ओर रणवीर शो के दौरान वो फोटो दिखाते हैं जिसमें आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी शरीक हुई थी। 7 मई की रात ऑपरेशन के दौरान मारे गए आतंकियों के जनाजे की तस्वीरें आई थीं, जिसमें पाकिस्तानी सेना के अफसर शामिल होते दिखे थे। बहरहाल सोशल मीडिया पर ही एक और क्लिप पसरा हुआ है। इस क्लिप में ध्रुव राठी पहलगाम हमले और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर बात कर रहे हैं। ध्रुव कहते हैं भारत को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आतंकवादी घटनाएं घटित हुई हैं और इनमें पाकिस्तान किस तरह शामिल रहा है। ये वीडियो ट्रुथ टेलर सर हैरी इवांस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म समिट 2025 का है, जो कि 7 मई को आयोजित हुआ था। ध्रुव राठी अक्सर नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थकों के निशाने पर रहते थे। सरकार की आलोचना की वजह से ध्रुव पर एंटी इंडिया का लेवल चस्पा किया जाता रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच उपजी जंग जैसी स्थिति में ये नैरेटिव कुछ वक्त के लिए किनारे होते दिखा। लेकिन हम इस वीडियो में ये बात नहीं करने वाले हैं कि कैसे रणवीर और ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स को लेकर नैरेटिव बदला है, बल्कि बात इस पर होगी कि कैसे ये और ऐसे ही कई इन्फ्लुएंसर फॉरेन पॉलिसी के नैरेटिव पर असर डाल रहे हैं, कैसे पब्लिक ओपिनियन को शेप किया जा रहा है और ना सिर्फ देश के चुनाव में बल्कि दूसरे देशों के साथ संबंध में भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अंत में इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स इकोसिस्टम का फ्यूचर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं खबरगांव। बात शुरू करते हैं एक ऐसे वीडियो से जिसने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ईरान के साथ भी रिश्तों में खटास ला दी थी। द चाणक्य डायलॉग्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है। चैनल रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या का है। उन्होंने इसी चैनल पर 8 मई को एक वीडियो पब्लिश किया। बात ऑपरेशन सिंदूर पर ही हो रही थी। वीडियो में एक वक्त ऐसा आया जब गौरव आर्या ने एक फोटो दिखाई जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साथ दिख रहे थे। गौरव आर्या ने ईरान के विदेश मंत्री को गालियां दी और उनकी तस्वीर पर पिग लिख दिया। हिंदी में मतलब आप समझते ही हैं। वो गालियां इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनके मुताबिक ईरान पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है भारत के खिलाफ। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा और बात पहुंच गई भारत में मौजूद ईरान एम्बेसी तक। एम्बेसी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ईरानी संस्कृति में मेहमानों के प्रति सम्मान की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। हम ईरानी अपने मेहमानों को ईश्वर का प्रिय मानते हैं। व्हाट अबाउट यू? मामला जब एम्बेसी तक पहुंचा तो ईरान में मौजूद इंडियन एम्बेसी की ओर से सफाई भी आई। ईरान में स्थित भारतीय दूतावास इस बात की सफाई देना चाहता है कि वीडियो में दिख रहा शख्स एक प्राइवेट सिटीजन है और उसके बयानों का भारत के आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं और भारत सरकार वीडियो में इस्तेमाल की गई अपमानजनक टोन को सही नहीं मानती है। 40 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स वाले इस यूट्यूबर ने अपने एक वीडियो से भारत और ईरान के बीच कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन एक असहजता जरूर पैदा कर दी। असहजता तो तब भी पैदा हुई जब सोशल मीडिया पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ट्रोल किया जाने लगा। ट्रोल करने वाले उनके परिवार तक पहुंच गए, उनकी बेटी की तस्वीरें शेयर की। ट्रोल इसलिए किया गया क्योंकि विक्रम मिस्री ने 10 मई की रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है, सीज फायर। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again
on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. ट्रोल करने वाले सीजफायर के ऐलान से पहले तक पाकिस्तान के खिलाफ इन्फोवॉर में शामिल थे। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ ड्रोन से लड़ाई नहीं लड़ी गई, बल्कि सूचनाओं की लड़ाई भी हुई, जो दो मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। एक तो आधिकारिक तौर पर, जिसमें दोनों देशों की सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए। दूसरे मोर्चे पर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर थे। ये इन्फ्लुएंसर अपने अपने देश की ओर से अनऑफिशियली लड़ रहे थे। तो आइए जरा विस्तार से इस पर बात कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए इस जंग जैसे हालात की टाइमलाइन पर एक नजर डाली। बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। बैसरन घाटी में छुट्टी मना रहे लोगों पर आतंकवादियों ने गोलियों की बौछार कर दी। 27 लोगों की मौत हो गई। इन लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। कहा गया कि जाओ और मोदी को बता दो। पहलगाम हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद कैलेंडर पर जब तारीख 6 मई से 7 मई होने को थी, तभी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर अटैक कर दिया। आतंकी ठिकानों पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान आर्मी बीच में कूद पड़ी। नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना और पाकिस्तान आर्मी आमने सामने। पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए, भारत ने जवाब दिया। जब ये सब शुरू हुआ तो सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने का दौर भी शुरू हो गया। ड्रोन अटैक के वीडियो शेयर कर अलग अलग दावे किए जाने लगे। इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डिंग शुरू हुई। दोनों तरफ से नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश हुई और इस कोशिश को हमें कुछ उदाहरणों से समझना चाहिए। प्रखर गुप्ता, यूट्यूब पर 18 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, एक्स पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स। प्रखर ने अपने यूट्यूब चैनल पर पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 3 वीडियोस बनाए। इनमें नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट नितिन गोखले, रिटायर्ड कैप्टन रघु रमन और रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी से बातचीत की गई है। तीनों वीडियोज़ के व्यूज़ मिला दें तो करीब 17 लाख से कुछ ज़्यादा व्यूज़ हैं। एक्स पर भी प्रखर ने एक मोनोलॉग वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में वो पश्चिमी देशों को अंग्रेजी में खरी खोटी सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को लेकर पश्चिमी देश दोहरा रवैया अपनाते हैं। इस वीडियो का लोगों ने AI के जरिए विदेशी भाषाओं में भी ट्रांसलेशन किया और शेयर किया। आशीष चंचलानी कंटेंट क्रिएटर हैं। यूट्यूब पर 3 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, एक्स पर 25 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स। आशीष ने एक्स पर लगातार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े पोस्ट किए हैं। पोस्ट पर पाकिस्तान के पक्ष में कमेंट करने वालों को भी आशीष ने आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन अटैक पर आशीष ने लिखा, अभी कोई पीस पर ज्ञान क्यों नहीं दे रहा भाई, कहाँ गए पीसफुल लोग। तीसरे, रणवीर इलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स नाम से मशहूर, यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, भारत में फिलहाल वन ऑफ द टॉप पॉडकास्टर, एक्स पर 6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। रणवीर ने अपने यूट्यूब पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े 2 पॉडकास्ट अपलोड किए हैं, जिनमें से एक वीडियो का थंबनेल है पाकिस्तान एक्सपोज्ड। उन्होंने एक्स पर भी एक वीडियो अपलोड किया जिसमें पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर बात की गई है। शुरू में ही हमने जिक्र किया था कि कैसे रणवीर को पियर्स मॉर्गन के शो पर भारत का पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। हालांकि इन्होंने ही पहले इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे इसके लिए कई भारतीयों से नफरत मिलेगी, लेकिन यह कहना ज़रूरी है, कई भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी आपके लिए नफरत नहीं है। हम में से कई लोग शांति चाहते हैं। जब भी हम पाकिस्तानियों से मिलते हैं तो आप हमेशा प्यार से हमारा स्वागत करते हैं। स्टोरी शेयर करते ही रणवीर ट्रोल होने लगे, फिर उन्होंने इसे डिलीट ही कर दिया। ये सिर्फ यूट्यूब और एक्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि टिकटॉक पर भी जमकर नैरेटिव चला। भारत ने तो टिकटॉक को 2020 में ही बैन कर दिया था। भारत पाकिस्तान विवाद के दौरान पाकिस्तानी टिकटॉक क्रिएटर्स ने जो कुछ नैरेटिव चलाया, उसकी एक लिस्ट आप यहाँ देख लीजिए। भारत कश्मीर में नरसंहार कर रहा है, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है, भारतीय सेना आम लोगों पर हमला करती है, पाकिस्तान ने भारत के साथ हर युद्ध जीता है, भारत में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते या मस्जिद नहीं बना सकते, भारत के राज्य भारत से अलग होना चाहते हैं। टिकटॉक पर नैरेटिव की लड़ाई पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक तरफा ही रहा। वजह ऊपर ही हमने जिक्र किया कि भारत में टिकटॉक बैन हो चुका है। बहरहाल छोटे बड़े नंबर वाले सभी इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ लें तो संख्या सैकड़ों में है। इसमें घोषित तौर पर किसी राजनीतिक धड़े से जुड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और बड़ी संख्या में ट्रोल करने वाले लोग भी। एक्स से लेकर इंस्टाग्राम तक ऐसे प्रोफाइल्स की भरमार है जिनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा। एक्स के पे आउट सिस्टम ने इसे और बढ़ाया ही है। दरअसल एक तय रीच के बाद एक्स वेरीफाइड अकाउंट्स को पेमेंट भी करता है। पैसे वाले पक्ष पर बाद में आएंगे, पहले तो जरा इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में दाखिल होते हैं और इस ताने बाने को समझते हैं। इस उभरती हुई या कहें कि उभर चुकी दुनिया की ताकत को समझना हो तो 2024 के शुरुआती महीनों में चलिए।
सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के नागपुर में एक चाय की टपरी लगाने वाला शख्स वायरल होने लगा। चाय बनाने की अतरंगी स्टाइल और सतरंगी बालों की वजह से उसके वीडियोज शेयर किए जाने लगे। नाम डॉली चाय वाला। डॉली के वीडियो शेयर करते हुए लोग मजाक बना रहे थे। ज़्यादातर ये मजाक आपत्तिजनक ही होता था। उसे छपरी कहा जा रहा था, लेकिन इसी बीच एक और वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग डॉली का इन्फ्लुएंस शायद समझ पाए होंगे। वीडियो में डॉली के साथ माइक्रोसॉफ्ट के कोफाउंडर बिल गेट्स थे। बिल गेट्स भारत आए, डॉली से मिले। डॉली ने हैदराबाद में चाय बनाकर बिल गेट्स को पिलाया। बाद में डॉली ने अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि उन्हें नहीं पता था कि जिस शख्स को वो चाय पिला रहे हैं वो कौन है। बाद में लोगों ने बताया कि तुम जिसे चाय पिला रहे थे वो बिल गेट्स हैं, बहुत बड़े पूंजीपति। लेकिन मेहमान की टीम को बखूबी मालूम था कि वो अपने बॉस को किसकी टपरी से चाय पिलाने वाले हैं। चाय में दूध, शक्कर, पत्ती, अदरक और इलायची के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को भी आंच पर पकाया गया। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बढ़ता असर ही है जो बिल गेट्स को डॉली चाय वाला की टपरी तक खींच ले आता है। और इसी बढ़ते असर की देन है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड समारोह का आयोजन किया। तारीख 8 मार्च 2024, दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ये आयोजन हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अवार्ड बांटे। अलग अलग कैटेगरी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिया गया। एक बार कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं जिससे इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया को समझने में आसानी होगी। डिसरप्टर ऑफ द ईयर रणवीर अलाहाबादिया। बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर कामिया जानी। बेस्ट गेमिंग क्रिएटर निश्चय मल्हान। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अंकित बयानपुरिया। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर ड्रू हिक्स। बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज जया किशोरी। सेलिब्रिटी क्रिएटर अमन गुप्ता। इसी अवार्ड सेरेमनी से वो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें रणवीर अलाहाबादिया प्रधानमंत्री मोदी से कहते हैं, आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। पीएम मोदी की ओर से इसका जवाब आया, चलिए भाई, मूड तो हर एक के बहुत होते हैं। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह चलिए, मूड तो हर एक के बहुत होते हैं भाई। हर एक के मूड का तो पता नहीं, लेकिन केंद्र सरकार इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया का मूड जरूर समझ गई है। तभी तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि सरकार कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर $1 अरब का फंड बनाएगी। भारतीय रुपए में ये 85 अरब से ज़्यादा हुआ। इतने पैसे का होगा क्या? अश्विनी वैष्णव ने ही बताया था कि इस फंड के जरिए ये बात सुनिश्चित की जाएगी कि हमारे ऊर्जावान क्रिएटर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें और अपने प्रोडक्शन क्वालिटी लेवल को अपग्रेड कर सकें ताकि उनकी पहुंच इंटरनेशनल मार्केट तक हो। एक और ऐलान हुआ कि सरकार मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज की स्थापना करेगी। इसके लिए 391 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी भी दे दी गई। ये इन्फ्लुएंसर्स की बढ़ती रीच और पसरती दुनिया की ही देन थी कि भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भर भर के नेताओं के पॉडकास्ट हुए। रणवीर अलाहाबादिया और राज शमानी जैसे पॉडकास्टर ने केंद्र की बीजेपी सरकार के मंत्रियों का इंटरव्यू किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू किया। याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्ली टेल्स की कामिया जानी ने राहुल गांधी का इंटरव्यू किया था, जिसमें खाने पर बातचीत हुई थी। 5 मई 2024 को बीबीसी पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रेंटिंग गोला चैनल के क्रिएटर ने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शन मैनेजमेंट फर्म ने एक अभियान के लिए 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की पेशकश की। वीडियो रिकॉर्ड करने से ठीक पहले हमने चेक किया तो पाया कि यूट्यूब पर रेंटिंग गोला के 58,000 से कुछ अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। अब इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जिन इन्फ्लुएंसर्स के चैनल का सब्सक्राइबर बेस मिलियन में है, वो इलेक्शन कैंपेन से जुड़े वीडियोज़ के लिए कितने पैसे लेते होंगे। जब रीच इतनी है और ये बात स्थापित हो चुकी है कि इन्फ्लुएंसर अपने कंटेंट के जरिए परसेप्शन बनाने में सक्षम हैं, तो क्या जल्द ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इन्फ्लुएंसर खुद चुनाव लड़ने लगें? इसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी भी देश का नागरिक अपने देश में कायदे कानून के तहत चुनाव लड़ सकता है, उसका पेशा चाहे कुछ भी हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान तो एजाज खान ने चुनाव लड़ा भी। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर वर्सोवा से चुनाव लड़ा था। हालांकि उनके खाते में सिर्फ 155 वोट आए थे। जब बात पैसे की है तो जो पार्टी और नेता ज़्यादा पैसा देगा, इन्फ्लुएंसर उसी के लिए वीडियो करेंगे और सीधे सीधे वोटिंग पैटर्न पर असर डाल सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि ये ट्रेंड सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इन्फ्लुएंसर्स का दबदबा बढ़ा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इलेक्शन कैंपेन चलाने वाले फर्म्स ने
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर करने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए। चुनाव से पहले तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो इंटरनेट सेलिब्रिटीज के लिए व्हाइट हाउस में रिसेप्शन तक दिया। और इसीलिए यह सवाल उठता है कि क्या इन्फ्लुएंसर्स की वफादारी सिर्फ पैसे से है। ये सवाल इस ज़मीन पर खड़ा होता है कि इन्फ्लुएंसर एनिमल फिल्म से लेकर भारत पाकिस्तान विवाद तक पर एनालिसिस कर रहे हैं। एक ही आदमी एक वीडियो में दर्शकों को समझा रहा है कि फलां फिल्म महिला विरोधी है, फिर दूसरे वीडियो में बता रहा है कि कैसे चीन और तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और भारत के खिलाफ स्टैंड रखते हैं। सोशल मीडिया और क्रिएटर्स के बदलते ट्रेंड पर नज़र रखने वाले एक्सपर्ट मानते हैं कि इन्फ्लुएंसर किसी भी फील्ड में ट्रेंड नहीं है, लेकिन हर फील्ड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यहाँ तक कि दो देशों के रिश्तों को भी। याद कीजिए भारत मालदीव विवाद। 4 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे। लक्षद्वीप से उनकी तस्वीरें आईं और शेयर की जाने लगी। एक तस्वीर मालदीव सरकार में तत्कालीन मंत्री मरियम शिऊना ने शेयर करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट लिखा, जिसके बाद भारत में एक्स पर मालदीव का विरोध शुरू हो गया। एक्स पर #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मालदीव जाने के बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए। पीएम पर की गई टिप्पणी और सोशल मीडिया पर शुरू हुए बखेड़े की बदौलत मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने अपनी मंत्री को निलंबित कर दिया। लेकिन ये विवाद यहाँ पर नहीं थमा। सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग ट्रेंड करता रहा। भारत के जवाब में मालदीव में #इंडिया आउट और #विजिट मालदीव ट्रेंड चला। लेकिन इंडिया टुडे ने सोशल मीडिया एनालिटिक्स फर्म टॉक वॉकर के हवाले से लिखा है कि #बॉयकॉट मालदीव का उपयोग 2.83 लाख पोस्ट में किया गया, करीब 3 लाख, जबकि #इंडिया आउट का इस्तेमाल करीब 8000 पोस्ट में दिखा, जो भारतीयों के मुकाबले 36 गुना कम था। इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि सोशल मीडिया बज़ की वजह से इस दौरान सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप के बारे में सर्च किया गया। इस सोशल मीडिया अभियान का नतीजा ये हुआ कि मालदीव के पर्यटन को धक्का लगा। इसी धक्के से उबरने के लिए मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि मंडल ने मालदीव में इंडियन हाई कमिश्नर से मुलाकात की। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान संगठन ने दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति शेयर की। 9 अप्रैल 2024 को इस संगठन ने कहा कि भारत के प्रमुख शहरों में एक व्यापक रोड शो शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। आने वाले वक्त में मालदीव में इन्फ्लुएंसर्स की ट्रिप भी कराने की योजना बनी थी। कुल जमा बात यह है कि दो देशों के बीच एक कमेंट की वजह से शुरू हुआ विवाद एक देश की पर्यटन पर असर डालता है, और पर्यटन की कमर तोड़ने में बड़ा रोल इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया ने ही प्ले किया। और फिर इस पर्यटन को खड़ा करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को ही ढाल बनाए जाने की योजना बनी। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान गौरव आर्या के वीडियो से लेकर मालदीव तक के मुद्दे पर इन्फ्लुएंसर दो देशों के रिश्ते पर असर डालते दिखते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स विदेश नीति में ट्रेंड नहीं है, लेकिन उसे प्रभावित कर सकते हैं। उनके साथ ट्रोल्स की फौज चल रही है जो कि इमोशंस पर काम करती है, ना कि लॉजिक पर। इसे एक उदाहरण की तरह देखें तो एक सवाल भी पैदा होता है कि क्या हो अगर एक देश दूसरे देश के इन्फ्लुएंसर्स को अपना नैरेटिव चलाने के लिए पैसे देने लगे। मालदीव ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर्ड ट्रिप कराने की ही योजना तो बनाई थी। ठीक इसी तर्ज पर दर्शकों के लिए फूड फॉर थॉट है। क्या ये संभव होगा कि एक देश दूसरे देश के इन्फ्लुएंसर्स को पे कर माहौल बदलने की कोशिश करे? आप इस पर विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए खबरगांव की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरपी और कमल भट्ट की मदद से अपन ने ये स्क्रिप्ट लिखी थी। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। शुक्रिया।